हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो 10+2 के क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में जो सेकंड चैप्टर का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य का पतन। हमने पिछली वीडियो में गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक बात की थी और आज हम इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि श्री गुप्त द्वारा मगध में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई। उसके बाद उसका पुत्र घटोत्कच हुआ। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, जिसको कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि जो उससे पहले वाले दो शासक हुए श्रीगुप्त और घटोत्कच, ये अधीनस्थ शासक हुए और चंद्रगुप्त प्रथम ही ऐसा शासक था जिसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और साथ में महाराजाधिराज की उपाधि को भी ग्रहण किया। और इसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ा। फिर समुद्रगुप्त के बाद हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा। उसके बाद सकंदगुप्त, कुमारगुप्त, ये सारे गद्दी पर बैठे, लेकिन ये इतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल पाए। और इसके साथ साथ जो हूण, जो मध्य एशिया की बहुत ही बर्बर या असभ्य जाति जिसको कहा जाता था, उसने भी बार बार सकंदगुप्त के समय में भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए, कि जिससे कि गुप्त शासकों की जो स्थिति थी वो कमज़ोर हुई और एक समय ऐसा आया कि गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि हूणों के आक्रमण के अलावा जो भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए और कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। और ये भी हमें मालूम है कि जो गुप्त काल है वो उस समय अपने आप में स्वर्ण युग कहलाता था। कहने का अभिप्राय ये है कि भारतीय इतिहास में इतनी उन्नति और किसी भी शासन काल में नहीं हुई जितनी कि गुप्त काल में हुई थी। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण रहा वो रहा दुर्बल उत्तराधिकारी। कि गुप्त काल का जो पतन का मुख्य कारण जो है वो रहे दुर्बल उत्तराधिकारी। जो सकंदगुप्त जब गद्दी पर बैठा तो वह एक अयोग्य शासक प्रमाणित हुआ। वह शासन प्रबंध की ओर ध्यान देने की अपेक्षा ऐश्वर्य में डूबा रहता था और वो ना तो विदेशी आक्रमण रोक सका, ना भीतरी विद्रोह का दमन कर सका। तो परिणाम ये हुआ कि जो गुप्त साम्राज्य था उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और वो रेत के महल की भांति ध्वस्त हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं उत्तराधिकारी के नियम के बारे में। कोई कानून नहीं होना, वही वाली बात कि मतलब पहले से डिसाइड नहीं होता था कि राजा की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा, यार कौन उसका उत्तराधिकारी होगा। तो उसके बाद जब ये कोई भी नियम नहीं था तो सिंहासन प्राप्त करने के लिए जैसे ही राजा की मृत्यु हो जाती थी तो भाइयों में आपस में क्या हो जाता था, लड़ाई हो जाती थी। और ये लड़ाइयाँ गुप्त साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। और सबसे बड़ा जो कारण है उस समय के हिसाब से विशाल साम्राज्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन सब जैसे ये महान शासक हुए और इन्होंने बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और ये साम्राज्य इतना विशाल था कि इस पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन था। और इसका कारण ये था कि उस समय आज के समय की तरह यातायात के साधन भी बहुत कम होते थे। और जो उसके बाद समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद जो उनके उत्तराधिकारी बने वो क्या अयोग्य प्रमाणित हुए और उन्होंने अपने जो दूर के प्रांत थे उसके ऊपर वो अपना शासन ठीक ढंग से नहीं चला सके। और जिससे कि जो दूर के प्रांतों में उन्होंने गवर्नर नियुक्त किए थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा शुरू कर दी और इस तरह से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया।
इसके बाद बात करते हैं सेना की दुर्बलता। जी हाँ, जब गुप्त काल में बहुत समय तक शांति बनी रही, चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात काफ़ी समय तक सैनिकों को किसी युद्ध में भाग लेने का अवसर नहीं मिला। तो इस कारण जो गुप्त सैनिक थे वो शिथिल हो गए, और जब बाद में विदेशी मतलब कि हूण जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया तो वो इसका सामना नहीं कर पाए, और साथ में बहुत सारे भीतरी विद्रोह भी हुए, उसका भी वो दमन नहीं कर सके, और इस तरह से ये भी एक गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बना। उसके बाद सीमा सुरक्षा की उपेक्षा, मतलब गुप्त शासकों ने बहुत सारा साम्राज्य तो अपने अधीन कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी सीमाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, और ये उनकी बहुत बड़ी भूल प्रमाणित हुई, और इसी का जो लाभ है वो हूणों ने उठाया और उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब इसके बाद आर्थिक संकट। जो तो शुरू के जो गुप्त शासक हुए वो तो बहुत समृद्ध थे, और गुप्त शासकों के पास जब पैसे की कमी नहीं थी तो इसीलिए उन्होंने कला और साहित्य के विकास में काफ़ी धन व्यय किया। तो गुप्त साम्राज्य के विस्तार के लिए सेना पर भी बहुत धन व्यय किया गया, और बाद में हूण आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य में जब अराजकता फैल गई तो इस कारण घरेलू तथा विदेशी व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो इन सभी कारणों से जो बाद के गुप्त शासक हुए उनके समय में भारी आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, और ऐसी स्थिति में गुप्त साम्राज्य के पतन को रोका नहीं जा सकता था। अब बहुत सारे भीतरी विद्रोह भी हुए, और जिससे कि साम्राज्य में अराजकता फैल गई, और जैसा मालवा, कन्नौज और बल्वी के जो शासक थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, और इससे गुप्त साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया और तीव्र हो गई। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न रहा वो रहा बौद्ध धर्म का प्रभाव। जो पहले वाले गुप्त शासक थे वो तो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, और वे महान योद्धा भी थे, और वो विशाल सेना आदि भी अपने पास रखते थे। लेकिन जो बाद के गुप्त शासक हुए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और बौद्ध धर्म तो अहिंसा में विश्वास रखता था। इसीलिए गुप्त शासक भी शांतिप्रिय बन गए, उन्होंने युद्धों का विचार त्याग दिया, और इस कारण सेना भी अब शिथिल हो गई, और इस प्रकार बौद्ध धर्म का प्रभाव भी गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बना। और सबसे बड़ा जो कारण रहा वो रहा हूणों के आक्रमण। हूण जो थे, जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि ये मध्य एशिया की एक बहुत ही अत्याचारी जाति थी, और उसके जो राजा हुए, नेता हुए जो हूणों के, तोरामण, मिहिरकुल, उन्होंने गुप्त साम्राज्य पर बार बार आक्रमण किया और उसके पतन का डंका बजा दिया। जो हूण जो थे वो सैनिक भी थे, घुड़सवारी भी करते थे, तीर भी चलाते थे। तो इन सब का सामना गुप्त शासक नहीं कर पाए, और इसीलिए गुप्त सैनिक जो थे जब उनका सामना नहीं कर पाए तो हूण ही भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण बने। तो ये तो थे कुछ कारण गुप्त साम्राज्य के पतन के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।